मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब भारत की यात्रा पर आए थे। हालांकि उनकी यात्रा की अवधि थोड़ी छोटी ही थी, लेकिन उनकी यह यात्रा भारत के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, रूस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ तक कि विश्व व्यवस्था के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ मैंने 3 बातें कही। भारत के लिए महत्वपूर्ण है, आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। रूस के लिए महत्वपूर्ण है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि रूस के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ मैंने कहा कि विश्व की व्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत और रूस के बारे में तो आप काफ़ी कुछ अनुमान लगा लेंगे, लेकिन विश्व की व्यवस्था के लिए ये कैसे महत्वपूर्ण हो सकती है। याद रखिए, मैंने कहा विश्व की व्यवस्था के लिए, विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। यानी कि विश्व में जो अभी आपाधापी चल रही है, उसके लिए भारत और रूस की मित्रता का एक प्रकार से जो पुनर्नवीकरण हुआ है, अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों, इन्हीं 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को आधार बनाकर मैं अब रूस और भारत के बीच जो समझौते हुए हैं, जो बातचीत हुई है, जो संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, उनके बारे में कुछ डिस्कस करने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है, जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं, मैंने तैयार किए हैं और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है, बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। एक तथ्य जो आपके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए कि रूस के राष्ट्रपति जी की जो यह भारत यात्रा थी, वह बेसिकली भारत रूस की जो 23वीं शिखर बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने शिरकत की थी। प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से यह तथ्य इम्पॉर्टेंट है। भारत रूस की 23वीं शिखर बैठक, उसमें भाग लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब भारत आए थे। दूसरी बात देखिए, कैसे किसी को महत्व दिया जाता है, अतिरिक्त महत्व दिया जाता है, अतिरिक्त सम्मान व्यक्त किया जाता है, या यूं कह लीजिए कि अतिरिक्त प्रेम व्यक्त किया जाता है। अखबारों में आपने पढ़ा और न्यूज़ में भी इसे काफ़ी हाईलाइट किया गया, जो किया ही जाना चाहिए था, कि हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं एयरपोर्ट पर पुतिन साहब का स्वागत करने के लिए गए। फिर आपने एक शब्द देखा होगा, प्रोटोकॉल तोड़कर। ये प्रोटोकॉल तोड़कर क्या है? देखिए, इसके लिए पूरे के पूरे विश्व में एक प्रोटोकॉल बना हुआ है। जैसे अगर राष्ट्रपति आएंगे, जैसे पुतिन साहब आए, तो उनके स्वागत के लिए 2 स्थान निर्धारित है सामान्य तौर पर। एक तो हमारे एयरपोर्ट पर उतरेंगे, तो वहाँ उनका स्वागत कौन करेगा, तो उसके लिए एक अलग तरह का प्रोटोकॉल है। ज़्यादातर जैसे वहाँ के राष्ट्रपति आ रहे हैं, राष्ट्र प्रमुख हैं, हमारे यहाँ के जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो प्रधानमंत्री हैं, तो क्या वे खुद उनको रिसीव करने वहाँ जाएंगे? सामान्यतः प्रोटोकॉल के अंतर्गत ऐसा नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी अपना कोई भी प्रतिनिधि, जो सामान्यतः कैबिनेट स्तर का मिनिस्टर होगा, उन्हें भेज देंगे। वे वहाँ जाकर के पुतिन साहब को रिसीव करेंगे। फिर पुतिन साहब के रुकने की जहाँ व्यवस्था है, वे वहाँ चले जाएंगे। फिर प्रधानमंत्री अपने निवास पर, या हमारे राष्ट्रपति अपने निवास पर उनका स्वागत करेंगे। आपने देखा होगा कि फिर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये एक तरह से कह लीजिए राष्ट्रीय स्वागत है, राष्ट्र उनका स्वागत कर रहा है औपचारिक रूप से। प्रधानमंत्री जी खुद गए। इसका मतलब है कि हम आपके मित्रता को इतना ज़्यादा महत्व देते हैं, आपके प्रति विशेष स्नेह और सम्मान व्यक्त करते हैं। दोस्तों, ये सिंबल है, सिंबॉलिक लैंग्वेज है, ताकि पूरी दुनिया को पता लगे कि इन दोनों देशों के बीच के जो संबंध हैं, वे कैसे और कितने ज़्यादा घनिष्ठ हैं। पूरी दुनिया को तुरंत मैसेज चला गया। भारत किनको मैसेज देना चाहता है? भारत की अगर हम बात करें, सबसे पहला जो तथ्य आपके दिमाग में उभरना चाहिए वो यही, अमेरिका को। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अमेरिका किस तरीके से ऊल जलूल बातें करके भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो भूल गए हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं। लेकिन उन्हें शायद कुछ इस तरह का भ्रम हो गया होगा। आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, बावजूद इसके कि वो खुद रूस से तेल खरीद रहे हैं। तो हम क्यों नहीं खरीदे भाई? आप कौन डिक्टेट करने वाले होते हैं कि हम नहीं खरीदें?
ट्रेड डील जो हो रही है उसमें देखिए कि किस तरह की बातें कर रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। खासकर अभी जो अमेरिका की नीतियां हमें दिखाई दे रही हैं, उससे केवल भारत ही अपने को थोड़ा बहुत अस्त व्यस्त महसूस नहीं कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया अस्त व्यस्त महसूस कर रही है। तो भारत ने मैसेज दे दिया कि हमारे पास विकल्प हैं, तेल के भी विकल्प हैं और बाजार के भी विकल्प हैं। ऐसा नहीं कि आपसे ट्रेड डील अगर नहीं हो पाई तो हमारे लिए बिल्कुल बाजार बंद हो जाएंगे। रशिया ने साफ तौर पर कहा है कि हमारा बाजार उपलब्ध है। तेल के लिए भी रशिया ने कहा है कि आपको जितना चाहिए आप उतना तेल लीजिए, हम प्रोवाइड करेंगे, और वह भी आप अपनी मुद्रा में खरीदिए, भारतीय मुद्रा में। यह बहुत बड़ी बात है। हालांकि भारत ने जब तेल खरीदने का निर्णय लिया था अमेरिका के दबाव के बावजूद, उसी समय यह जो निर्णय था यह भारतीय मुद्रा में ही तेल खरीदने का निर्णय था। तीसरी ओर जो शक्ति है वो चीन है, क्योंकि आप जानते हैं कि चीन और रशिया के बहुत निकट के संबंध हैं। दोनों ऑलमोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री हैं, उसकी वजह से भी दोनों के बीच संबंध बहुत बेहतर हैं। लेकिन यहाँ रूस ने साफ तौर पर कह दिया है कि आपके और जो हमारे संबंध हैं वो इतने घनिष्ठ हैं कि कोई तीसरी शक्ति इसमें बाधा नहीं डाल सकती। तो वहाँ भी मैसेज चला गया। आपको मालूम है कि पाकिस्तान के कंधे पर चीन का हाथ होता है। तो अगर रूस के साथ हमारे इतने अच्छे संबंध हैं और रूस चीन के प्रति हमें एश्योर कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि पाकिस्तान भी कहीं टोन डाउन होगा। तो ये भारत के संदर्भ में बात थी, खासकर जो प्रोटोकॉल तोड़ा गया। अब मैं इसके दूसरे पक्ष पर आ रहा हूँ। एक बात मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, भारत और रूस के जो संबंध हैं यह आपके सिलेबस का बहुत बहुत और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जनरल स्टडीज़ की दृष्टि से भी, और यदि आपने पॉलिटिकल साइंस लिया हुआ हो उस दृष्टि से भी। तो अब ये मौका है जबकि आपको इस टॉपिक पर बहुत अच्छी तैयारी करनी चाहिए, और यहाँ तक कि बैकग्राउंड के साथ जो हमारी नीतियाँ रही हैं उन नीतियों पर कैसे रशिया का प्रभाव पड़ा है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जो पहले प्रधानमंत्री थे वे समाजवादी व्यवस्था के बहुत बड़े समर्थक थे। वहाँ से लेकर के और 1971 में किस तरीके से मित्रता की संधि हुई 20 साल के लिए, और किस तरह से रशिया ने बीच बीच में हमारी मदद की है, उसने अपने आप को भारत का सच्चा मित्र घोषित किया है। इन सारी बातों पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और ख़ासकर ऐसे स्टूडेंट्स को इस पर बहुत अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए जो अभी इंटरव्यू में अपीयर होंगे। मित्रों, जहाँ तक तथ्यों की बात है, अखबारों में काफ़ी कुछ लिखा गया है। आप देखिए कि भारत और रूस के बीच अभी 15 या 16 इस तरह के समझौते हुए हैं, और यदि हम इन समझौतों को बहुत बारीक से न लेकर के क्षेत्रों के आधार पर देखें तो आप कह सकते हैं कि जो समझौते हुए जो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं वो कृषि और उर्वरक के क्षेत्र में, हम कृषि प्रधान देश हैं, खाद्य सुरक्षा और किसान कल्याण की दृष्टि से ये कृषि और उर्वरक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों पक्ष मिलकर के अब यूरिया का उत्पादन करेंगे। साथ ही साथ श्रमिकों के रोजगार के लिए रूस जाने की प्रक्रिया को आसान किया जाएगा। बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ जो बेरोजगारी की स्थिति है उसमें थोड़ी सी राहत मिलेगी, और रूस इस बात के लिए तैयार हो गया है कि भारत से वह लगभग 30 लाख स्किल्ड श्रमिक अपने यहाँ बुलाएगा। दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात एक और जो इसमें उभर करके आई है वो रूस भारत में सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र लगाने की योजना पर काम कर रहा है। आपको मालूम है कि जब हम नेट जीरो की बात करते हैं 2070 तक, तो ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही साथ रूस ने यह भी वायदा किया है कि वह भारत में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर और यहाँ तक कि तैरते हुए परमाणु संयंत्र लगाने की संभावना पर विचार करेगा। ये कम बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, कुल मिलाकर के जो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इससे उभर करके आ रहे हैं, देखिए जो छोटे छोटे समझौते हुए सामान्यतः एग्जामिनेशन में उस तरह के प्रश्न पूछे नहीं जाते कि किस तरह के समझौते हुए, कौन कौन से समझौते हुए। मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो एक समीक्षात्मक नेचर के हैं। तो समीक्षात्मक नेचर के जो कोई प्रश्न पूछे जाएंगे, आप कैसे उनका सटीक और अच्छा उत्तर दे सकेंगे, तथ्यपूर्ण उत्तर दे सकेंगे, मैं उसी के आधार पर आपसे बातें कर रहा हूँ। दोनों देशों ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है वो ये है कि 2030 तक आपसी व्यापार को $100 अरब तक पहुंचा देंगे। $100 अरब तक।
और इतना पहुंचा देना मुश्किल नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा था कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा। 100 अरब डॉलर, अभी जो हमारा व्यापार है रूस के साथ वो 65 अरब डॉलर का है। यानी कि आप यूँ कह लीजिए कि आने वाले 5 सालों में, 4 सालों में इसे 1.5 कर लिया जाएगा। दोस्तों, रूस ने ये साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका ने जो टैरिफ से जो संकट उत्पन्न कर दिया है, जो ट्रेड डील नहीं हो पा रही है, उससे निपटने के लिए जो आपसी आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी है उसे मजबूत करने के लिए पंचवर्षीय योजना पर काम करेंगे दोनों देश। ये कम महत्वपूर्ण बात नहीं है। इसे आप कह लीजिए कि अमेरिका से उत्पन्न संकट की यह एक वैकल्पिक व्यवस्था है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और इस पर आपको थोड़ा सा अलग से भी विचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत तटस्थ राष्ट्र नहीं है। देखिए, जब हम कहते हैं गुटनिरपेक्ष, भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का बहुत बड़ा लीडर रहा है, यहाँ तक कि संस्थापक सदस्य भी रहा है। तो गुटनिरपेक्ष का मतलब है कि हम दोनों पक्ष में किसी के साथ नहीं है, न कैपिटलिस्ट कंट्रीज के साथ है, न सोशलिस्ट कंट्री के साथ है, कम्युनिस्ट कंट्री के साथ है। तो हम तटस्थ हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हम तटस्थ राष्ट्र नहीं हैं, हम शांति के पक्ष में हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से समाधान चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कह करके रूस को ये मैसेज दे दिया है कि अब जो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसे शांतिपूर्ण तरीके से समझौते के साथ हल करने की आप कोशिश करें। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है भारत की तरफ से। दोस्तों, एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो लिया गया है वो ये है कि भारत जल्दी ही रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का ई पर्यटक वीज़ा देगा और वह भी निःशुल्क, और 30 दिन का समूह पर्यटक वीज़ा भी शुरू करेगा। और आप देखिए कि पुतिन साहब ने क्या आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि रूस भारतीय उत्पादों के लिए अपने बाजार को और सुलभ बनाएगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के ये वे बातें थी जो पुतिन साहब के भारत यात्रा पर हमें जाननी ही चाहिए, और ख़ासकर उनको जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। ये बात ज़रूर है कि रक्षा समझौतों के बारे में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उस तरह की बातें नहीं हो पाई। जैसे हम चाह रहे थे कि रूसी S-400 जो वायु रक्षा प्रणाली है उस पर कोई बात हो सके, बात नहीं हुई। स्क्वाड्रन के लिए भारत चाहता था, उस पर कोई बात नहीं हुई कि उसका कोई उल्लेख मिले। 5वीं पीढ़ी का जो सुखोई विमान है Su-57 स्लेथ लड़ाकू विमान, उस पर भी कोई बात नहीं हुई। हाँ, एक बात जरूर हुई कि रक्षा साजो सामान के लिए हमें जो पुर्जों की ज़रूरत होती है उसका उल्लेख संयुक्त बयान में अवश्य हुआ है। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।